नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राहु की महादशा के बारे में। राहु की महादशा पे चर्चा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, जो कि हर वीडियो में करता हूँ, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहें। यदि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर आप ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मुझे मेल करें तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में अपना एक प्रश्न लिखें। बहुत ज़्यादा प्रश्न और बहुत ज़्यादा पर डिटेल्स एक मेल में ना लिखें, क्योंकि बहुत सारी मेल्स आती हैं और सभी मेलों पर में जब बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे या बहुत सारे पर डिटेल हो पाए जाएंगे तो सभी मित्रों को रिप्लाई कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी मेल करें केवल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछें अपने बारे में और अपना पूरा डिटेल पूरा क्लियर लिखें, ताकि आपकी कुंडली को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब चर्चा करते हैं राहु की महादशा के बारे में। राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है। राहु की महादशा हमारे जीवन में मंगल की महादशा के बाद आती है। राहु की महादशा सामान्य रूप से बहुत शुभ नहीं मानी जाती है। कारण क्या है कि राहु को एक राक्षस प्रजाति का ग्रह माना जाता है। राहु को सबसे बड़ा मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला ग्रह। तो इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमें राहु के कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें जीवन में कष्टों का अधिक सामना ना करना पड़े। राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि 18 वर्ष तक लगातार हम परेशान रहेंगे। जब भी कोई महादशा आती है तो उसके अंदर 9 अंतर्दशाएं होती हैं और 81 पित्तांतर दशाएं होती हैं और करीब 243 सूक्ष्म दशाएं होती हैं। ये सारी दशाएं भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए राहु की महादशा? राहु की दशा महादशा में सबसे पहले राहु की अंतर्दशा प्रारंभ होती है। जब राहु की अंतर्दशा प्रारंभ होती है तो यह समय हमारे लिए थोड़ा कष्टकारी होता है। जो मुख्य रूप से प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम सबसे पहला इम्पैक्ट होता है, सामान्य रूप से देखा जाता है, वो हमारे काम पर होता है। यदि हमारा बिजनेस है तो उसमें थोड़ा ढीलापन आ जाता है। यदि हम जॉब में हैं तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कॉन्सेप्रेसिस के कारण कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी आ जाती हैं कि हम कोई गलती भी नहीं करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम जॉब छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मन भर जाता है, हमारा मन विचलित होने लगता है, जिस कारण हम जॉब को छोड़ देते हैं। तो यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपके राहु की दशा स्टार्ट हो रही है तो पहला काम तो आप ये करें कि अपने मन को कंट्रोल में रखें। ये सोचकर अगर आप जॉब छोड़ने जा रहे हैं कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे खराब लोग हैं और नए जॉब करने जाएंगे वहाँ पर आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, तो ये बात मन से निकाल दें, क्योंकि राहु ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। पहले ही से जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें, उसके बाद अच्छा जॉब ढूंढें। तैस में आकर जॉब को ना छोड़ें। पहली मंत्र राहु की दशा का यही है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे हेल्थ में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। मेन प्रॉब्लम स्टमक की होती है, डिस्टर्ब स्लीप की होती है, यानी कि हमें अच्छी नींद नहीं आती है, पेट से संबंधित परेशानियां होती हैं और हमारा मन किसी काम में सही से लगता है। राहु की दूसरी जो दशा होती है वो गुरु की होती है, यानी कि दूसरी अंतर्दशा गुरु की होती है। यदि गुरु बलवान होता है तो चीज़ों को जो राहु की अंतर्दशा में खराब हुई थी उन्हें मैनेज कर देता है, लेकिन यदि गुरु भी खराब होता है तो स्थितियां और बदतर हो जाती हैं, क्योंकि राहु गुरु के मिलने से एक चंडाल रूप सा असर आ जाता है। उस समय हमारा दिमाग उल्टी दिशा में काम करने लगता है, हमें सही चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और हम उल्टे सीधे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जिससे परेशानी अपने लिए पैदा कर देते हैं। उसके बाद शनि की दशा आती है, अंतर्दशा। शनि यदि अच्छा हुआ तब तो ठीक है, धीमे धीमे हमारी प्रगति होने लगती है, चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। लेकिन यदि शनि भी खराब हुआ और राहु भी खराब हुआ तब तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। एक तो करेला होता है वो बस नींव में चढ़ जाती है, यानी कि जीवन में हर तरफ से हमें कड़वे अनुभव ही मिलते हैं। उस स्थिति में हमें राहु और शनि दोनों के उपाय करने चाहिए ताकि चीज़ें मैनेज हो सकें। उसके बाद बुध की दशा आती है जो राहु का मित्र है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती हैं, चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं। थोड़ी सी
अक्लमंदी के साथ हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि कमज़ोर होता है तो हमें स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम्स, गले से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो स्थिति आती है वो केतु की अंतर्दशा आती है, वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली होती है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती हैं, हमें लीगल केस, पुलिस केसेस का सामना करना पड़ता है, हमारी जॉब जाने की संभावना होती है, बिजनेस में नुकसान होने की संभावना होती है, हमारे अपने लोग हमें धोखा देके हमारा पैसा लेके चले जाते हैं। ये स्थितियाँ भी केतु की राहु की महादशा और केतु की अंतर्दशा में आती हैं। इस स्थिति में राहु केतु के मंत्रों के साथ देवी चंडी की आराधना करनी चाहिए, जिससे चीज़ें मैनेज हो सकें। केतु की अंतर्दशा जाती है तो शुक्र की अंतर्दशा आरंभ हो जाती है। शुक्र राहु का गुरु है, इसलिए राहु शुक्र को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो शुक्र की स्थिति के अनुसार प्राप्त होते हैं। समान रूप से शुक्र एक शुभ ग्रह होता है गुरु की तरह। शुक्र हमें जीवन को आनंदित रखता है, शुक्र हमें गुरु की भांति ही अच्छे फल देता है, लेकिन शुक्र की दशा में हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है जीवन में। तो यदि राहु ठीक ठाक पोजिशन पे, चाहूँगा शुक्र ठीक ठाक पोजिशन पे होता है तो ये दशा हमारी अच्छी बीत जाती है। सूर्य की दशा में राहु और सूर्य के संबंध हमेशा खराब रहे हैं। राहु और सूर्य की दशा में हमें ईगो के कारण, एक झूठे अहंकार के कारण परेशानियों का सामना करना होता है। आंखों संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, आंखों की, बूंस की, ऐसी परेशानियां हो सकती हैं हमारे। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जो होती है राहु की महादशा में, जो आने वाली अंतर्दशा होती है, चंद्रमा की अंतर्दशा होती है। राहु और चंद्रमा प्रबल शत्रु हैं, तो यदि चंद्रमा बहुत मजबूत नहीं होता है तो राहु उसे डोमिनेट कर ले जाता है और सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी इमोशनल डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होने लगती हैं, हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, चेस्ट ब्रीस्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, राहु और चंद्रमा दोनों के उपाय करने चाहिए ताकि चीज़ें हम मैनेज कर सकें। अंतिम अंतर्दशा जो होती है राहु के साथ, वो मंगल की होती है। यदि मंगल बलवान होता है तो राहु को डोमिनेट कर ले जाता है और मंगल हमें अच्छे फल देता है। लेकिन यदि मंगल कमजोर होता है तो स्थितियां और खराब होती हैं, हम जल्दबाजी के कारण बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं, इम्पल्सिवनेस आ जाती है, रश ड्राइविंग के कारण हमें परेशानियों का सामना करना होता है। ये तो एक छोटा सा परिचय था अंतर्दशाओं के बारे में। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं, राहु कहाँ पे बैठा हुआ है और ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी लग्न कौन सी है, ग्रहों की डिग्री कौन सी है, नमाज चार्ट में ग्रहों की पोजीशन क्या है, ये सब देखने के बाद ही हम एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाले हैं। हालांकि समान रूप से देखा जाए तो राहु की महादशा जीवन में कोई बहुत अच्छी दशा नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे राहु के दुष्प्रभाव कम हो। सबसे पहले अगर राहु अच्छी जगह बैठा है, सही राशि पे बैठा है, तो फिर हमें राहु का स्टोन हेसोनाइट पहन लेना चाहिए। यदि राहु भाग्य में बैठा हुआ है, राहु कन्या राशि पर है, तो ऐसी दशा में हम, राहु मिथुन राशि में है, वृषभ राशि में है, ऐसी स्थितियों में हम राहु का स्टोन हेसोनाइट पहन सकते हैं। इसके विपरीत यदि राहु खराब है, पोजिशन पे है, तो हमें राहु का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। हमें सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, हमें राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम राम राहुवे नमः। इसके अलावा हम राहु के बीज मंत्र और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। राहु के बीज मंत्रों की संख्या होती है 72,000 और वैदिक मंत्रों की संख्या होती है 36,000। इन मंत्रों के जाप करने के बाद हमें ये राहु का हवन भी कर लेना चाहिए ताकि हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। साथ में हम क्या कर सकते हैं, साथ में राहु के संबंधित दान करने चाहिए। राहु संबंधित दान में हम मछली को आटा दे सकते हैं, मछली को चारा दे सकते हैं। उसके अलावा मछली को लेकर जो फंड होती है उसको हम नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, हम मूली का दान कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय होता है राहु के लिए कि हमें हर शनिवार को अपने यहाँ काम करने वाले किसी स्वीपर को, अपने यहाँ काम करने वाली मेड को कुछ पैसे देने चाहिए। ये एक अच्छा उपाय होता है राहु के लिए। उसके अलावा नदी में हम नारियल प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे कि राहु के दुष्परिणाम शांत होते हैं। मित्रों, ये छोटा सा परिचय था राहु की महादशा के बारे में। आने वाले वीडियोज में हम और ग्रहों की महादशाओं के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा
करेंगे और आपको बताएंगे उनमें क्या फल मिल सकते हैं, क्या अच्छाइयाँ और क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। राहु के बाद गुरु की महादशा आती है जो समान रूप से राहु की महादशा में होने वाली परेशानियों का अंत कर देती है। तो मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।